माय डियर क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं क्लास 10th की मैथमेटिक्स में चल रही शुरू होने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही प्यारी सी यूनिट। जी हाँ, आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इनफैक्ट मैं कहूंगा कि आज का जो ये वीडियो लेक्चर है, ये मैथ्स ऑफ क्लास 10th सीबीएसई सिलेबस का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर है। जी हाँ, आज के लेक्चर में ये मत समझना कि चैप्टर खत्म होगा, आज शुरुआत हुई है। अगला वीडियो लेक्चर जो आएगा उसमें मैं बची हुई चीजें कराऊंगा, लेकिन आज बहुत कुछ कराऊंगा। आज का लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। नाम तो पहले भी सुना होगा आपने। जी हाँ, चैप्टर नंबर 7 ऑफ एनसीईआरटी, इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये आपके लिए बिल्कुल भी नया नाम नहीं है। आपने एज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th जब आप 9th में थे, आपने तब भी ये नाम सुना है और क्लास 9th में इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजों को समझा है। तो पहले एक काम करते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे बेसिक बातें आपको याद दिलाता हूं और फिर सीधा आपको मैं उस हिस्से पे ले जाऊंगा, या मैं कह सकता हूं कि मैं उस टॉपिक पे ले जाऊंगा जो क्लास 10th में पूछा जाता है। तो चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं हमारी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी ऑफ क्लास 10 और चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बिल्कुल सही आपने सुना, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सवाल आता है, सर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ते क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एग्जैक्टली हमें क्या जानना होता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो बेसिक बातें आप क्लास 9th में पढ़ कर आए हो, वो बेसिक बातें क्या है आपको एक बार याद दिला देता हूं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ओरिजिन। जी हाँ, एक एक्स एक्सिस को कैसे बनाया जाता है और एक वाई एक्सिस को कैसे बनाया जाता है, ये आप बखूबी क्लास 9th में पढ़कर आए हो। आप अच्छी तरह जानते हो कि ये वाला जो पॉइंट है ये ओरिजिन है, ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो इसे अगर मैं एक्स बोलता हूं तो इसे मैं एक्स डैश बोलूंगा, इसे अगर मैं वाई बोलूंगा तो इसे मैं वाई डैश बोलूंगा। इसे हम नाम देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आप अच्छी तरह जानते हो, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसे हम नाम देते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, आप अच्छी तरह जानते हो ये सेकंड क्वाड्रेंट है। इसे हम नाम देते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, आप अच्छी तरह जानते हो कि ये थर्ड क्वाड्रेंट है। और इसे हम नाम देते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, आप अच्छी तरह जानते हो कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है और ये पुरानी बातें हैं। अब आपने बचपन में यानी कि 9th क्लास में क्या सीखा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। तो यहां पे आने वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो प्लस कॉमा प्लस होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होती है, y की वैल्यू जो होती है पॉजिटिव होती है। तो यहां पे आने वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव होती है और y की वैल्यू जो होती है वो भी नेगेटिव होती है। तो यहां पे आने वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो माइनस कॉमा माइनस होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, y की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो यहां पे आने वाला जो कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट होता है, इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए प्लस और माइनस होता है। ये बेसिक बातें आप 9th क्लास में पढ़कर आए हो। एक्स एक्सिस के पॉइंट को, एक्स एक्सिस के पॉइंट को एब्सिसा भी कहते हैं और y एक्सिस के पॉइंट को ऑर्डिनेट कहते हैं। y एक्सिस के पॉइंट को ऑर्डिनेट कहते हैं। ये पुरानी बातें हैं, ये पुरानी बातें हैं, ये पुरानी बातें हैं। यानी अगर आपको कभी क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन आए, एक क्वेश्चन आ गया प्लॉट -2, 3 ऑन द कार्टेशियन प्लेन। जी हाँ, इस एक्स वाई प्लेन को कार्टेशियन प्लेन भी कहा जाता है, जिसे एक्स वाई प्लेन कहते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हेयर आई कैन सिंपली से कि एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस वाला पॉइंट, एक्स एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस वाला पॉइंट, यानी जो एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है उसे एब्सिसा कहा जाता है और वो यहां दे रखा है -2।
और दूसरा शब्द जो हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का मतलब हुआ y एक्सिस वाला पॉइंट। जी हां मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, यानी y एक्सिस वाला पॉइंट, और उसे कहा जाता है 3। इसे अगर प्लॉट करने के लिए मुझे कोई कहता है तो साफ शब्दों में कह सकता हूं कि अगर ये 1 है, ये 2 है, तो ये -1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो -2 का पॉइंट और 3 के बराबर जाएगा। तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट बनेगा -2,3। एक बार देख लीजिए, मैं कहता हूं 2 बार भूल लीजिए। जो मैंने है अब तक आपको बताया, आई होप मेरे बच्चों को समझ आया। एक बच्चा बोला सर आपने जो अब तक है बताया ये कुछ नया नहीं बताया, ये बातें जो आपने है बताई सिर्फ आपने हमको 9th क्लास का कॉन्सेप्ट याद दिलाया। बात तो सही है कि मैंने कुछ नया नहीं बताया, मैंने सिर्फ 9th क्लास का आपको कॉन्सेप्ट याद दिलाया। यानी ये सारी बातें, व्हाटएवर बातें जो मैंने आपको बताया, ये सब 9th क्लास की बातें हैं, ये सब 9th क्लास की बातें हैं। लेकिन अगर ये बातें पता हो तो बहुत अच्छा है। तो चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं 10th क्लास की बातें, कि हमें 10th क्लास का क्या समझना है, मतलब 10th क्लास में हमें क्या पढ़ना है। सो 10th क्लास में सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, टॉपिक नंबर 1, यानी अगर मैं पहले टॉपिक की बात करूं जो हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसे हम कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, उसे कहा जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। जी हां, यानी जो पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है मास्टर जी, आओ समझाता हूं कि क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। मान लीजिए कि ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, इसे मान लेते हैं ओरिजिन, इसे मान लेते हैं x एक्सिस और इसे मान लेते हैं y एक्सिस। मान क्या लेते हैं तो होता ही है। अब सुनना मेरी बात, सुनना, जो मैं बात बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि यहां पे एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है P, और P से कुछ दूरी पर एक पॉइंट है Q, और जो P है उसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, और जो Q है उसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। यानी P कहता है कि भाई ये पॉइंट और भाई ये पॉइंट, यानी P के लिए x1 है और ये y1 है। Q कहता है भाई मेरे लिए ये पॉइंट x2 है और मेरे लिए ये पॉइंट y2 है। ठीक है भाई, मान गए। अब हमें P और Q के बीच का फॉर्मूला फाइंड करना है। We need to find the distance. We need to find the distance of PQ. तो कैसे पता लगाएंगे, सुनना मेरी बात, कैसे पता लगाएंगे। For this, let us draw a perpendicular. Let us draw a perpendicular from P and Q respectively as shown in figure. एक बच्चा कहता है कहां है? अरे ये तो ना परपेंडिकुलर पहला और परपेंडिकुलर दूसरा, एक और तीसरा परपेंडिकुलर ऐसे बनता है। इस परपेंडिकुलर को नाम दे दिया मैंने M, और इस परपेंडिकुलर को नाम दे दिया मैंने N, और इस परपेंडिकुलर को नाम दिया मैंने R फॉर एग्जांपल। तो मैंने कहा therefore PM is perpendicular on x axis, QN is perpendicular on x axis, and PR is perpendicular on QN। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब ध्यान से देखो, जो मैं बता रहा हूं ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम द फिगर साफ पता चल रहा है कि O से लेके N का जो डिस्टेंस है, यानी O से लेके N x2 है, यानी यहां से लेके यहां तक तो x2 है, यहां से लेके यहां तक x1 है, तो यहां से लेके यहां तक x2 माइनस x1 होगा। O से लेके N x2 है एंड O से लेके N x1 है। सो देयरफॉर
mn is equal to on minus om, that is mn is equal to x2 minus x1। अब एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछ ही डाला, कह रहा सर ये आपने क्यों निकाला, आपने mn क्यों निकाला? अभी पता चलेगा। also mn is equal to PR, so therefore PR is equal to x2 minus x1। फिगर में साफ दिख रहा है। अब देखो Q से लेके N तक का, यानी यहां से लेके यहां तक y2 है और यहां से लेके यहां तक y1 है। तो ये वाला डिस्टेंस क्या हुआ? ये वाला डिस्टेंस हुआ, यहां लिख दूं, कहां बची जगह, यहां लिखता हूं y2 माइनस y1। देख लो पहले, आपको पता चलेगा। मैं यहां लिख रहा हूं तब जाके आपको समझ आएगा। also qn is equal to y2 and rn is equal to y1, therefore qr is equal to qn minus rn और qr is equal to y2 minus y1। सवाल ये आता है सर आपने PR निकाला, आपने QR निकाला, क्योंकि मुझे फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ PQ, यानी P से लेके Q हमें नहीं पता। अब कैसे निकालेंगे? मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ट्राइंगल PQR, PR का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो PQ तेरे बारे में हमें अभी कुछ नहीं है पता, लेकिन PR तेरे बारे में बहुत कुछ है पता। PR तो x2 माइनस x1 है, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर और QR 2y2 माइनस y1 है, यानी y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और PQ इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज द फॉर्मूला। मेरे प्यारे बच्चों, इज द फाइनल फॉर्मूला। मेरे प्यारे बच्चों, इज द फाइनल फॉर्मूला जिसे कहा जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। आप सही सुन रहे हो और कामयाबी को चुन रहे हो, जिसे कहा जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। मेरे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, है मेरी सजेशन कि एक बार बोर्ड पे मेरे द्वारा बताई गई सारी बातों को अच्छे से सुन लीजिए, अच्छे से देख लीजिए और कामयाबी को चुन लीजिए। तो जो मैंने आपको है बताया है, उम्मीद मुझे कि मेरे हर एक बच्चे को समझ आया कि बोर्ड पे कैसे मैंने फॉर्मूला बताने के लिए डेरिवेशन को कराया। मतलब सर आप कहना क्या चाहते हो? अरे भाई कहना क्या है, जरा बोर्ड पे देखो, साफ नजर आ रहा है कि आज के बाद जब भी किसी कार्टेशियन प्लेन में, यानी आज के बाद जब भी किसी कोऑर्डिनेट प्लेन में कोई भी 2 पॉइंट आपको दिए जाएंगे, सच दैट पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता हो और दूसरे पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट पता हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा एक फॉर्मूला अपने दिमाग में बिठा लेना है और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेना है और आंसर प्राप्त कर लेना है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला दैट वी यूज to find the distance between two coordinates in a Cartesian plane? So the formula that we use to find the distance between 2 points in a Cartesian plane is as follows, called as distance formula। एक बच्चा कहता है अच्छा ठीक है, ये कैसे काम आता है हम जानना चाहते हैं, ये कैसे काम आता है हमें सिखाओ। और मैं तो कहता हूं कि एग्जाम्पल देके सिखाओ। तो चलो प्यारे बच्चों, कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं और जानते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे काम आएगा। तो इसको मिटा देते हैं क्योंकि टॉपिक नंबर 1 की एक्सप्लेनेशन हो चुकी है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको बताया जा चुका है। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। लेट अस
understand with the help of few examples the questions based on distance formula. तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, let us practice some questions. कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते हैं. Let us practice some questions based on distance formula. डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को क्यों ना हम प्रैक्टिस करें. सो व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट वी नीड टू प्रैक्टिस बेस्ड ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला. उसके लिए क्वेश्चंस का होना जरूरी है. तो मैं अपने साथ किताब लेके बैठा हूं और किताब में से ही कुछ क्वेश्चन देखूंगा, मतलब क्वेश्चन देखूंगा, आंसर नहीं देखूंगा, आपके लिए सॉल्व करूंगा और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाऊंगा. तो चलिए, मेरे सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन है और मैं चाहूंगा कि आप भी क्वेश्चन करें. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स. मैं चाहता हूं कि निम्नलिखित पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस पता लगाया जाए. पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा. एक बच्चा खुश हो गया, कह रहा वाह ये टीचर कितना बढ़िया है, 6 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएगा. नहीं, प्रैक्टिस करवाएगा. मतलब मैं कुछ बताऊंगा, बाकी आपसे करवाऊंगा. आओ, तो पहला पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट P है यहाँ पे 7,5 एंड पॉइंट Q है यहाँ पे 2,5. दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, पॉइंट A है यहाँ पे मेरे पास 4,10 एंड पॉइंट B है यहाँ पे मेरे पास 7,-6. आइए बात करते हैं पॉइंट 3 की. पॉइंट 3 में ये पॉइंट हमें दे रखा है 5,4 एंड पॉइंट B दे रखा है -2,3. उसके बाद मेरे पास एक पॉइंट दे रखा है 5,1 और एक पॉइंट दे रखा है पॉइंट B -1,5. उसके बाद मेरे पास दे रखा है आपका पॉइंट P. पॉइंट P कहता है कि 2,-3 है और Q हमें दे रखा है 10,y. हमें इस क्वेश्चन में y पता लगाना है. अगर PQ 10 है, मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्टेंस 10 है और हमारे पास पॉइंट 6 दे रखा है, ये हमारे पास A है, A दे रखा है 1,5, B दे रखा है हमारे पास 3, वो भी पॉजिटिव में सॉरी, और C दे रखा है हमारे पास -2,11. हमें साबित करना है, साबित करो कि ये कोलिनियर है. साबित करो, नहीं साबित नहीं करो, चेक करो. डिटरमाइन करना, साबित भी नहीं करना, चेक करो कि ये कोलिनियर है या नहीं. ये मैंने कुछ एग्जांपल आपके सामने रख दिए हैं. चलो ये किताब देता, आप साइड में आ जाओ. बच्चों को कुछ एग्जांपल मैंने दे दिए हैं. क्या चाहते हो? 2 चीजें हैं जो आप चाह सकते हो. पहली, या तो मुझसे सारे क्वेश्चन करवा लो, या मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फॉर्मूला तो सबको पता लग ही चुका है. क्या फॉर्मूला है? डिस्टेंस फॉर्मूला सबको पता लग चुका है कि डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन 2 पॉइंट जो होता है वो x2 x1 का स्क्वायर होता है प्लस y2 y1 का स्क्वायर होता है. तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो पॉज करो, इसका इस्तेमाल करके इन्हें सॉल्व करो और कुछ एग्जांपल्स मैं कर देता हूं और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा. फिर आप उन क्वेश्चंस को करना जो मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिस के तौर पे, असाइनमेंट के तौर पे शेयर करता हूं अपने सभी स्टूडेंट्स के साथ जो मेरे ऑफलाइन लेक्चर्स, ऑनलाइन लेक्चर्स का हिस्सा है, मतलब जो मेरी क्लासेस अटेंड करते हैं. बाकी स्टूडेंट्स भी कहीं ना कहीं से प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो एक बार जरा नजर डाल लीजिए. मैं बोर्ड के आगे से हट गया हूं ताकि अगर आप में से कोई बच्चा इन्हें नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर सकता है. अगर आप में से कोई बच्चा इन्हें पॉज करके देखकर प्रैक्टिस करना चाहे तो पॉज करके देखकर प्रैक्टिस कर सकता है ताकि आपको चीजें समझ आए. तो चलिए एक एग्जांपल उठाते हैं, कोई भी एक एग्जांपल उठाते हैं. मान लेते हैं कि मैंने एग्जांपल नंबर 3 उठाया. तो एग्जांपल नंबर 3 में मैं लिख सकता हूं कि AB you are equal to x2 x1 का स्क्वायर प्लस y2 y1 का स्क्वायर. तो अब आप नोटिस करो, इसे मैंने x1 मान लिया, इसे मैंने y1 मान लिया, इसे मैंने x2 मान लिया, इसे मैंने y2 मान लिया. तो मैं यहां पे लिख सकता हूं x2 की जगह -2, x1 की जगह
5 माइनस 5 लगाया, y2 की जगह 3 और y1 की जगह 4 आया। तो बदले में सॉल्व करके मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मैंने ये पाया। एक बच्चा कहता अभी पा ही रहे हो, अभी पाया नहीं है। हाँ अभी पा ही रहा हूं, अभी पाया नहीं है, घबराओ मत। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1, सो AB comes out to be √50। सॉल्व करने पर इट comes out to be 5√2 यूनिट्स। याद रखना कि जब भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर पाएंगे तो आंसर में आपको मीटर या सेंटीमीटर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोई फिजिक्स थोड़ी चल रही है। यहां पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला में डिस्टेंस फाइंड जरूर कर रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस में यूनिट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में ना कहा जाए। तो जब तक क्वेश्चन में ना इस्तेमाल किया गया हो, ना कहा गया हो, तब तक तो आप बिल्कुल नहीं करेंगे। तो तब तक के लिए मेरी सजेशन है कि आप केवल और केवल यूनिट्स शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला एग्जांपल मैंने आपको करा दिया, आई होप मेरे बच्चों को समझ आ गया। आइए इसी से ताल्लुकात रखता हुआ एक छोटा सा एग्जांपल और कराता हूं, पॉइंट नंबर 5 कराता हूं। यानी 5 में वो कहता है कि डिस्टेंस दे रखा है लेकिन y नहीं पता। तो आइए करते हैं भाई साहब, हमें जगह चाहिए तो आपको हम मिटाएंगे और आपको मिटा के हम जो जगह बनाएंगे उस जगह का इस्तेमाल करके ये क्वेश्चन करके दिखाएंगे। तो यहां लिख सकता हूं, चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। इसको x1 लिख देते हैं, इसको y1 लिख देते हैं, इसको x2 लिख देते हैं और इसको y2 लिख देते हैं। सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। हमारे पास हमें pq पता है, तो pq comes out to be equal to x2 minus x1। तो x2 is 10, x1 is 2। तो यहां लिख सकता हूं मैं 10 minus 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 is y and y1 is minus 3 which becomes y plus 3 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। बहुत सारे बच्चे इसे देख के डर जाते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो PQ की वैल्यू 10 है जैसा कि क्वेश्चन में दे रखी है, इज इक्वल टू 10 माइनस 2 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस y का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। मेरे प्यारे प्यारे 10th क्लास के बच्चों, तो ये मेरे पास आ गया 10। अभी मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दी क्या? नहीं करी। अभी ये देखो रूट है मेरे पास, अब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूंगा रूट हटाने के लिए। तो ये बन जाएगा 100 इज इक्वल टू 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y का स्क्वायर। इसका स्क्वायर और इसका रूट कट जाएंगे तो मुझे प्राप्त होगा 100 इज इक्वल टू 64 प्लस 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, आप जरा देख लेते एक बार क्या आया। तो 100 में से 64 माइनस और माइनस 9 माइनस, सो दिस कम्स आउट टू बी y स्क्वायर प्लस 6y। अब 64 में अगर मैं 9 ऐड करता हूं तो 73 मिलता है, और 100 में से अगर 73 माइनस करता हूं तो 27 मिलता है। तो यहां मुझे प्राप्त आ गया 27 इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 6y। और मैं कह सकता हूं y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर y मैंने बाहर निकाला, y प्लस 6, अरे नहीं अभी नहीं, अभी तो मिडिल डेफिनेटली करूंगा, सॉरी। ऐसे दो नंबर ढूंढने जिन्हें मल्टीप्लाई करके माइनस 27 y स्क्वायर आए और प्लस माइनस करके 6 आए। बच्चा जानता है। आइए तो y का स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो y कॉमन लिया, y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन लिया, y प्लस 9 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर y माइनस 3 y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और y is equal to 3 and y is equal to minus 9. So there can be two possible values of y, एक पॉजिटिव वैल्यू जिसे हम 3 बोल रहे हैं, एक नेगेटिव वैल्यू जिसे हम -9 बोल रहे हैं। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, एक बार इसे आप घूर लीजिए, 2 बार आप इसे देख लीजिए। है अगर मन में कोई सवाल तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मचा दो बवाल। सो मैंने आपको कोई बहुत बड़ी चीज नहीं करा दी है। हमारी इस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 7 के पहले एक्सरसाइज में काम आने वाला एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, मैंने उसी के बारे में बेसिक ज्ञान दिया है। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं कराई। आप सोचो कि मैंने कुछ ज्यादा टॉपिक खत्म कर दिया। सो विद दिस यू कैन इजीली अटेम्प्ट
the questions given in NCERT exercise 7.1 and the extra questions that I keep on sharing with my students, and after that मैं लेकर आऊंगा आपके लिए दूसरा वीडियो लेक्चर जिसमें मैं शुरू कराऊंगा अगला टॉपिक जिसे हम कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। आसान है, मुश्किल कुछ नहीं है। इसके बेसिस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की अब आप शुरुआत कर सकते हैं और अपने इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। सो आज का ये वीडियो लेक्चर मैं यही समाप्त करूंगा। जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैंने नहीं कराई है, मेरी सजेशन है कि आप उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लें, क्योंकि वीडियो पॉज करके मैंने आपको यही काम दिया था। अगर आपने नहीं किया है तो उसे कर लीजिए। आज के इस वीडियो लेक्चर को देखने में जो आपने अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए मेरी तरफ से आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। अगर अभी तक आप में से किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो करना ना भूलें। वंस अगेन प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों को थैंक यू तहे दिल से। थैंक यू वंस अगेन।